जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी है मीटिंग के बारे में। दोस्तों एक संगठन है जिसका नाम है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन। इन्होंने भारत सरकार के साथ मीटिंग करी है 2 दिन, 4 अगस्त को और 5 अगस्त को। दोस्तों जो ये मीटिंग चली है 2 दिन, इसमें पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों की मांगों को रखा गया है। साथ ही साथ भारत सरकार ने रिप्लाई दिया है आपकी मांगों को लेकर। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों क्या मांगे रखी गई हैं और क्या जवाब दिया है भारत सरकार ने, ये मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, हो गई फाइनल मीटिंग 18 महीने के डीए एरियर और 8 सीपीसी पर। जी हां दोस्तों अगस्त महीने की ये फाइनल मीटिंग थी जो हो गई है 4 अगस्त को और 5 अगस्त को। 8 सीपीसी का मुद्दा, कम्यूटेशन का मुद्दा, 18 महीने के डीए एरियर देने का मुद्दा और भी तमाम मुद्दे इस मीटिंग में रखे हैं। भारत सरकार ने जवाब दिया है। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन मंत्री के साथ यह मीटिंग थी और साथ ही साथ डीओपीपीडब्ल्यू के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी जवाब दिया है आपकी मांगों को लेकर। मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे शामिल, हाई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इस मीटिंग में क्या हुआ, कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से मंत्री शामिल थे, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी जानकारियां, मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। क्योंकि दोस्तों देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनके पास वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये लेटर है सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद संघ का। जी हां दोस्तों, ये लेटर अभी का ही है 7 अगस्त 2025 का। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है जनरल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ को और ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट फेडरेशन एसोसिएशन को। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया है कि जो मिनट्स है मीटिंग के, यानी मीटिंग में जो मुद्दे उठे उसके मिनट्स जारी कर दिए गए हैं और अलग अलग संघों को, फेडरेशन को दिए हैं। तो दोस्तों यही जानकारी मैं आपको दूंगा, यही जानकारी। दोस्तों मीटिंग के पूरे मिनट्स हैं मेरे पास, क्या क्या बातें उठी इस मीटिंग में ये समझते हैं बारीकी से। सबसे पहली जानकारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के प्रतिनिधि मंडल ने और दूसरे जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्र सरकार के साथ कर्मचारियों, पेंशनर से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 2 प्रतिनिधि मंडल थे। एक प्रतिनिधि मंडल था सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ का और दूसरा प्रतिनिधिमंडल था जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज का। जी हां दोस्तों, इन दोनों संगठनों ने भारत सरकार से सवाल जवाब करे पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर, जिसमें 8 सीपीसी, 18 महीने का डीए का एरियर देना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, अनुकंपा नियुक्ति कोटा में वृद्धि और सीजीएचएस क्रेडिट सुविधा या फिर नियमित जेसीएम बैठकें आदि शामिल है। जी हां दोस्तों, बहुत से मुद्दे उठाए गए इस मीटिंग में। एक एक मुद्दा मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ भारत सरकार ने क्या रिप्लाई दिया वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। मैं इस वीडियो में मेन मुद्दों का ही जिक्र करूंगा जो पेंशनर्स और कर्मचारियों से संबंधित है। जी हां दोस्तों, जो मेन बातें उठी हैं इस मीटिंग में वही मैं आपको समझाऊंगा आपसे संबंधित। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने कर्मचारियों, पेंशनर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को भारत सरकार के सामने उठाया है। सरकार के मंत्री के साथ मीटिंग करी है। जी हां दोस्तों, जो सरकार के मंत्री हैं, पेंशन मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके साथ मीटिंग करी है। और दोस्तों ये मीटिंग हुई है 4 अगस्त 2025 को। और दोस्तों फिर एक और मीटिंग हुई है 5 अगस्त 2025 को। जी हां दोस्तों, 2 मीटिंग हुई है। पहली मीटिंग हुई है मंत्री जी के साथ और दूसरी मीटिंग हुई है डीओपीपीडब्ल्यू के सेक्रेटरी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा
कि जो 4 अगस्त 2025 को मीटिंग हुई है उसमें आपसे संबंधित कौन कौन से मुद्दे उठाए और फिर मंत्री जी ने क्या रिप्लाई दिया। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा जो 4 अगस्त 2025 को मीटिंग हुई है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ 4 अगस्त 2025 को मीटिंग की है। जी हां दोस्तों, जो 4 अगस्त को मीटिंग हुई है संगठन के द्वारा, वो हुई है दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। अब दोस्तों ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है कौन, सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री हैं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय के मंत्री भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इनके साथ मीटिंग करी है। प्रतिनिधि मंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबित प्रमुख मांगों पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जी हां दोस्तों संगठन ने एक ज्ञापन भी दिया है मंत्री जी को। माननीय मंत्री ने धैर्यपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक सुनवाई की और उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर जवाब और आश्वासन दिया। जी हां दोस्तों मंत्री जी ने सारी बातें सुनी और आश्वासन भी दिया कि हम आपकी मांगों को सुनेंगे। बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सारी बातें सुनी आपसे संबंधित। अब दोस्तों अब मुद्दे समझते हैं और साथ ही साथ जो मंत्री जी का जवाब है वो भी समझते हैं। सबसे पहला मुद्दा था जो प्रतिमंडल ने रखा, वो रखा 8 सीपीसी के गठन की तत्काल आवश्यकता है, जल्द से जल्द लागू किया जाए 8 सीपीसी। जी हां दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा 8 सीपीसी का रखा। संगठन ने कहा कि 8 सीपीसी जल्द से जल्द लागू किया जाए। कब तक 8 सीपीसी मिलेगा? तो दोस्तों इसमें माननीय मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रही है, यानी जो दूसरी राज्य की सरकार है उनके साथ सरकार बातचीत कर रही है 8 सीपीसी पर, और 8 सीपीसी के गठन की घोषणा जल्द होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, मंत्री जी ने बताया कि 8 सीपीसी बहुत जल्द मिल सकता है, बहुत जल्द जारी हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो दोस्तों जैसा कि संसद में भी जवाब दिया था पंकज चौधरी जी ने, उन्होंने भी यह बताया था कि अभी बातचीत चल रही है राज्य की सरकारों से और साथ ही साथ जो इनपुट्स हैं वो भी मंगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि संभावना है कि जल्दी आपको 8 सीपीसी मिले। फिर दोस्तों दूसरा मुद्दा रखा 18 महीने के डीए के एरियर का। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान, इसके बारे में क्या बताया? इस विषय पर बात ही नहीं करी मंत्री जी ने। जी हां दोस्तों जो संगठन थे उन्होंने पहले एक अपनी मीटिंग करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मंत्री जी के साथ मीटिंग होगी तो हम यह मुद्दा रखेंगे 18 महीने के डीए एरियर देने का। लेकिन दोस्तों इस विषय पर संगठन ने बात नहीं करी मंत्री जी से। इस मुद्दे को प्रतिनिधि मंडल ने चर्चा से पहले ही अपनी इच्छा से वापस ले लिया। जी हां दोस्तों, यानी यह मुद्दा रखा जाना था लेकिन रखा नहीं मंत्री जी के सामने, और दोस्तों यह मुद्दा रखने से पहले ही प्रतिनिधि मंडल ने इसे वापस ले लिया। फिर दोस्तों अगला मुद्दा यहां पे रखा था कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से घटाकर 12 साल करने का और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेशों को लागू करने की मांग करी। जी हां दोस्तों, फिर मुद्दा रखा था कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है 15 साल का, उसे घटाकर 12 साल किया जाए और कैट के जो निर्णय आ रखे हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, उनके आदेशों को भारत सरकार माने। तो दोस्तों मंत्री जी ने क्या जवाब दिया है? मंत्री जी ने कहा कि पेंशन विभाग ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और अभी कोई प्रस्ताव एक्टिव नहीं है इस पर। जी हां दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू ने पहले इस पे एक लेटर निकाला था तो उसी का रेफरेंस दिया है मंत्री जी ने। मंत्री जी ने कहा है कि अभी कम्यूटेशन का जो मुद्दा है वो अभी एक्टिव नहीं है, अभी जो पीरियड है वो 15 साल का ही है, ऐसा बताया मंत्री जी ने। फिर दोस्तों इन्होंने बताया कि अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया जाए, यानी जो अभी पीरियड है वो 15 साल का ही रहेगा, ऐसा इन्होंने बताया। फिर दोस्तों एक और मुद्दा उठा री एम्प्लॉयड पूर्व सैनिकों पीबीआर के लिए पे फिक्सेशन और लीव इनकैशमेंट के लाभों में न्याय सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। जी हां दोस्तों, यानी जो पूर्व सैनिक दूसरी जगह जॉब करते हैं उनका पे फिक्सेशन और लीव इनकैशमेंट के लाभों में न्याय सुनिश्चित करना। तो दोस्तों इसके बारे में मंत्री जी ने क्या कहा है?
मंत्री जी ने कहा है कि यह मामला अभी जांच के अधीन है। जी हाँ दोस्तों, यानी जिन री एम्प्लॉयड पूर्व सैनिकों का पे फिक्सेशन ठीक से नहीं हुआ या फिर लीव इनकैशमेंट के लाभों में न्याय नहीं मिला, तो यह मामला अभी विचाराधीन है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। फिर दोस्तों अगला मुद्दा था सीजीएचएस और सीएसएमए हॉस्पिटल में उपचार के लिए क्रेडिट कैशलेस मेडिकल सेवाओं सुविधाओं की कमी के कारण होने वाली परेशानियों पर प्रकाश डालना। जी हाँ दोस्तों, सीजीएचएस या फिर सीएस मेडिकल से जुड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी कर्मचारियों को पेंशन से, उससे संबंधित यह मुद्दा रखा। दोस्तों मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे। जी दोस्तों, यानी दोस्तों मेन मुद्दा था कैशलेस सुविधाओं का। क्या सीजीएचएस में, क्या ईसीएचएस में कैशलेस सुविधाएं मिल रही हैं? तो इसी पे मंत्री जी ने कहा है कि अभी ये मामला भेजा जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो वहां से कंसल्टेशन होगा, तब इस मुद्दे की जांच करी जाएगी। फिर दोस्तों अगला मुद्दा उठा एनपीएस और यूपीएस को समाप्त करना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाए। तो मंत्री जी ने कहा मंत्री जी ने तुरंत अपने सचिवालय को जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रतिनिधियों और डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव के बीच मीटिंग आयोजित करने का निर्देश दिया। जी हाँ दोस्तों एनपीएस और यूपीएस का मुद्दा भी उठा कि जो एनपीएस है यूपीएस को वापस लिया जाए, उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। तो दोस्तों इसके बारे में मंत्री जी ने कहा कि अलग से इस पर एक मीटिंग होगी और वो होगी 5 अगस्त को। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मीटिंग हुई है, एक 4 तारीख को, एक 5 तारीख को। तो दोस्तों मीटिंग में ही जो मंत्री जी ने जवाब दिया था वो दिया था कि एनपीएस और यूपीएस का जो मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, इस पे हम एक अलग से मीटिंग करेंगे और ये मीटिंग होगी डीओपीपीडब्ल्यू के सेक्रेटरी के साथ। तो दोस्तों 5 तारीख को इसी पर एक मीटिंग हुई है एनपीएस यूपीएस को लेके, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। फिर दोस्तों अगला मुद्दा उठा अनुकंपा नियुक्ति कोटा में वृद्धि, 5% से अधिक और एकमुश्त बढ़ाया जाना है। जी दोस्तों, यानी जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है या फिर जो अनुकंपा नियुक्ति है उसके कोटे में वृद्धि करना। तो इसके बारे में मंत्री जी ने क्या कहा है? मंत्री जी ने जवाब दिया है कि मौजूदा सीमा कानूनी निर्णयों पर आधारित है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, अभी वर्तमान प्रथा जारी रहेगी। जी दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो अनुकंपा नियुक्ति है उसकी समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, उसका जो परसेंटेज है उसमें वृद्धि नहीं की जाएगी, यानी जो अभी चल रहा है, जो अभी रूल है वही रहेंगे। फिर दोस्तों अगला मुद्दा उठा रेगुलर मीटिंग आयोजित की जाए भारत सरकार के साथ जेसीएम संगठन की डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, एक और मुद्दा उठा कि जो जेसीएम मीटिंग करता है भारत सरकार के साथ, वो मीटिंग कंटिन्यू आगे करी जाए, उस पर रोक ना लगे, यह मुद्दा भी उठा। तो इसके बारे में मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? मंत्री जी ने कहा है कि सभी मंत्रालयों विभागों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा वह इनका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दोहराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मंत्री जी ने कहा है कि जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनको पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि अगर कोई जेसीएम मीटिंग करे तो जितने भी तमाम मंत्रालय विभाग हैं उनके अध्यक्ष अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हो सके। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकला? जो 4 तारीख को मीटिंग हुई है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकला है, कंक्लूजन क्या है? माननीय मंत्री ने राष्ट्रीय राज्य के प्रतिनिधियों से भी ज्ञापन प्राप्त किए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ और संगठन थे, उन्होंने भी अपने ज्ञापन दिए हैं, तो मंत्री जी ने वो ज्ञापन स्वीकार किए हैं, जैसे कि भारतीय रेलवे मजदूर महासंघ या फिर भारतीय डाक कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा या फिर भारतीय स्वैच्छिक कर्मचारी महासंघ, इन्होंने भी दोस्तों अपने कुछ ज्ञापन दिए हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सभी ज्ञापन की जांच की जाएगी और उन्हें आगे फॉरवर्ड किया जाएगा संबंधित प्राधिकारी को। जी हाँ दोस्तों, यानी जो और मुद्दे हैं जो अलग अलग ज्ञापन में लिखे हुए हैं उस पर भी सोच विचार किया जाएगा और जिससे कंसल्ट है उस मुद्दे का, उस डिपार्टमेंट को वो मुद्दा भेजा जाए। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि 4 तारीख की मीटिंग में क्या हुआ था। दोस्तों ये लेटर जो लिखा गया है, ये लिखा गया है सेक्रेटरी जनरल है मुकेश सिंह जी, उनके द्वारा दोस्तों ये लेटर लिखा गया है। और दोस्तों ये सेक्रेटरी जनरल है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन के, और साथ ही साथ ये जेसीएम के भी मेंबर सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा दोस्तों ये लेटर लिखे है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको जानकारी दी कि 4 तारीख को मीटिंग में क्या हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो 5 अगस्त को मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ। दोस्तों 5 अगस्त को जो मीटिंग हुई उसमें मुद्दे उठाए गए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, एनपीएस को लेके या फिर यूपीएस को लेके, यानी पूरी मीटिंग इसी पे चली।
और दोस्तों ये मीटिंग हुई थी डीओपीपीडब्ल्यू के सेक्रेटरी के साथ, जैसे कि दोस्तों मैं आपको भी समझाने वाला हूं। अब दोस्तों ये मीटिंग हुई है 5 अगस्त को। एनपीएस यूपीएस ओपीएस से संबंधित एक और मीटिंग 5 अगस्त 2025 को हुई। जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रतिमंडल ने डीओपीपीडब्ल्यू के सेक्रेटरी के साथ बैठक करी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो ये मीटिंग ये करी गई थी जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रतिनिधि मंडल है उनके द्वारा और डीओपीपीडब्ल्यू के सेक्रेटरी के साथ। मीटिंग में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव भी मौजूद थे। महत्वपूर्ण मुद्दे और जवाब डीओपीपीडब्ल्यू के सेक्रेटरी ने दिए। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज के महासचिव श्री मुकेश सिंह जी ने किया, जैसे मैंने आपको भी नाम समझाया। उनके साथ भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव भी शामिल थे, भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के महासचिव शामिल थे और दिल्ली प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारी अध्यक्ष शामिल थे। जन दोस्तों यानी दोस्तों जो अलग अलग संगठन है उनके यहाँ पे प्रतिनिधि शामिल थे इस मीटिंग में डीओपीपीडब्ल्यू के सेक्रेटरी के साथ। अब दोस्तों कौन कौन से मुद्दे उठाए गए और जवाब क्या दिया सेक्रेटरी ने, ये समझते हैं। यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारी एनपीएस की तरह बेसिक पे और डीए का 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है यूपीएस में जो कर्मचारी कंट्रीब्यूट करते हैं वो करते हैं 10% का, जैसा कि एनपीएस में करते थे। हालांकि रिटायरमेंट के टाइम इस राशि को कर्मचारियों को वापस करने या फिर पेंशन में एडजस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 10% कंट्रीब्यूट तो कर देते हैं कर्मचारी, लेकिन क्या वो कंट्रीब्यूशन वापस किया जाता है रिटायरमेंट के टाइम? इसी के बारे में ये सवाल पूछा, जिससे वित्तीय नुकसान और असंतोष होता है। वो पैसा वापस मिलता नहीं है कर्मचारियों को, तो इससे क्या होता है, वित्तीय नुकसान होता है या फिर असंतोष होता है। तो इसके बारे में सेक्रेटरी ने क्या किया है ये समझिए। यूपीएस एक कंट्रीब्यूटरी और गारंटी पेंशन योजना है, ऐसा सेक्रेटरी ने कहा है। चूंकि ये योजना रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन लाभ प्रदान करती है, इसलिए कर्मचारी द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन ओवरऑल स्ट्रक्चर योजना में शामिल किया जाता है। इसलिए यूपीएस के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन की वापसी व्यवहार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सेक्रेटरी ने बताया कि जो कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है 10% वो वापस नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी उस कंट्रीब्यूशन को भी सरकार कंट्रीब्यूट करती है, जैसे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर योजना में। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि यूपीएस एक कंट्रीब्यूटरी एक गारंटी पेंशन योजना है। जिस तरीके से एनपीएस में कर्मचारी कंट्रीब्यूशन देता था, ठीक इसी तरीके से यूपीएस में कंट्रीब्यूशन देगा कर्मचारी, और वो पैसा वापस नहीं होगा, वो देना पड़ेगा 10%। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन ने कहा है कि जब तक कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन का योगदान वापस नहीं मिल जाता, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। जी दोस्तों एक संगठन है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन, उन्होंने भी कहा है कि जब तक कर्मचारी को कंट्रीब्यूशन वापस नहीं होगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। फिर दोस्तों एक और मुद्दा उठा, यूपीएस के तहत पिछले 12 महीनों के एवरेज के 50% के बराबर पेंशन लेने के लिए मिनिमम सर्विस 25 साल कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने फिर एक मुद्दा रखा कि यूपीएस के तहत पिछले 12 महीनों के एवरेज के 50% के बराबर पेंशन लेने के लिए मिनिमम सर्विस 25 साल है। ओपीएस में पेंशन की कैलकुलेशन लास्ट पे ड्रॉन या पिछले 10 महीनों के औसत पे की जाती है। जो भी अधिक बेनिफिशियल हो, ये असमानता कर्मचारियों पर, खासकर कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों पर प्रभाव डालती है। इन्होंने दोस्तों यही पूछा कि यूपीएस में जो कैलकुलेशन करी जा रही है पेंशन की, वो करी जा रही है 12 महीने के औसत एवरेज के आधार पे, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें करी जाती थी 10 मंथ एम्यूलमेंट। तो इस वजह से दोस्तों जो असमानता आ रही है उसका क्या? फिर दोस्तों यहां पे सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि चिंता को स्वीकार की है और विभाग यूपीएस में इन प्रावधानों की पुनः जांच करेगा। जी दोस्तों, सेक्रेटरी ने जवाब दिया है कि इस चिंता को स्वीकार किया गया और इस पर आगे डिस्कशन होगा और इसकी जांच होगी। फिर दोस्तों एक और मुद्दा रखा, यूपीएस में पेंशन केवल 60 वर्ष की आयु में देय है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो रिटायरमेंट की तारीख से पहले वॉलंटरी लेते हैं। इससे रिटायरमेंट हुए कर्मचारियों के लिए वित्तीय रूप से असुरक्षित स्थिति पैदा होती है, जिन्हें पेंशन के बिना वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बात करी है यूपीएस में पेंशन लेने की। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जैसे कोई वॉलंटरी ले लेता है, 25 साल से पहले किसी ने वॉलंटरी ले ली कर्मचारी ने, तो उसे पेंशन कब मिलेगी? जब वो 60 साल का होगा। तो ये ड्रॉबैक है, इसके बारे में दोस्तों इन्होंने यहाँ पे पूछा सरकार से।
अब सेक्रेटरी ने क्या जवाब दिया है, इस चिंता को स्वीकार किया गया है और आश्वासन दिया है कि विभाग इस मामले पर विचार करेगा और उचित स्पष्टीकरण या फिर समाधान जारी करेगा, ऐसा सेक्रेटरी ने कहा है। फिर दोस्तों एक और मुद्दा उठा, रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस के बीच अपनी पसंद का चयन करने का अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें एक्चुअल सर्विस के आधार पर दोनों लाभों में से एक ऑप्शन चूज करने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एनपीएस या फिर यूपीएस में अपनी पसंद का चयन करने का अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए उनकी एक्चुअल सर्विस के हिसाब से। तो इसमें सेक्रेटरी ने क्या किया, सुझाव की योग्यता को स्वीकार किया गया और कहा गया कि विभाग रिटायरमेंट से 1 वर्ष पूर्व कर्मचारियों को अंतिम ऑप्शन देने पर विचार कर सकता है। यानी दोस्तों सेक्रेटरी ने कहा है कि जैसे कोई कर्मचारी रिटायर होगा तो दोस्तों वो 1 वर्ष पूर्व, 1 साल पहले वो ऑप्शन ले सकता है, या तो वो एनपीएस ले या फिर यूपीएस ले। अब दोस्तों इसका कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतिनिधि मंडल द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को डीओपीपीडब्ल्यू के सेक्रेटरी और संयुक्त सचिव ने ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त वाले उत्तर दिए। सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया है कि पॉइंट 234 पर 2 सप्ताह के भीतर निर्णय जारी करने का लक्ष्य रखेगा। जी हाँ दोस्तों, जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 हफ्ते तक जो ये ऊपर पॉइंट है इस पर डिस्कशन होगा और उम्मीद की जा सकती है कि इन सभी पॉइंट पर काम किया जाए, इनको पूरा किया जाए। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी कि जो 5 अगस्त को मीटिंग हुई एनपीएस यूपीएस को लेकर, उसमें क्या क्या मुद्दे उठाए गए, क्या क्या पॉइंट उठे। तो दोस्तों इससे साफ पता लगता है कि कोई भी जवाब यहाँ पे क्लियर नहीं है 8 सीपीसी को लेकर या फिर 18 महीने के डीए के एरियर को लेकर। 18 महीने का जो डीए का एरियर का है जिक्र है वो दोस्तों संगठन ने किया ही नहीं, वो पॉइंट रखा गया था लेकिन मंत्री जी के सामने उठा ही नहीं कि 18 महीने का डीए का एरियर देना चाहिए। और दोस्तों ना ही मंत्री जी ने इस पर कुछ कहा। तो दोस्तों संगठन अगर जब भी बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें हर एक मुद्दे शामिल करने चाहिए, भले ही भारत सरकार उसे माने ना माने, लेकिन डिस्कशन होना चाहिए। संगठन ने जब 18 महीने का डीए का एरियर देने का मुद्दा रखा था तो वो बात मंत्री जी के सामने क्यों नहीं रखी, मेरा प्रश्न ये है। और दोस्तों 8 सीपीसी पे मंत्री जी ने कह दिया कि जो सरकार है वो अभी राज्य सरकारों से डिस्कशन कर रही है 8 सीपीसी को लेकर। जैसे डिस्कशन समाप्त होगा उसके बाद टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी हो सकते हैं और चेयरपर्सन की भी नियुक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों अभी जो बातचीत है वो अभी चली रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है 8 सीपीसी पर। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैंने आपको समझा दी। बाकी दोस्तों लेटर आप मेरे से ले सकते हैं, सब जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं, ये सारी चीज मेरे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप अपने सुझाव जरूर रखेगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब करता हूं, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।